बरसात के दिन चल रहे थे और ये एक बारिश से भरी रात थी। शहर से दूर एक छोटे से गांव में रात को बारिश के साथ सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर पूरी जगह पर अंधेरा और बिजली की कड़कड़ाहट थी। उधर ही एक छोटे से घर में गीता अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे और गीता की गोद अभी भी खाली थी। ये बात उसकी सास को चुभ रही थी। गीता की सास को वैसे भी गीता पसंद नहीं थी और वो किसी भी तरह से उसे घर से निकालना चाहती थी। आज गीता का पति और ससुर घर पर नहीं थे। बस अब मैं एक पल भी तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे 2 साल हो गए, 2 साल, लेकिन अभी तक बच्चे की कोई खुशी नहीं सुनी। लेकिन माँ जी, आखिर में मैं क्या करूं? ये तो हमारी शादी को बस 2 साल ही हुए हैं, इतने तो नहीं हुए। आप क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं? चुप कर, तू ज्यादा जुबान न चला। अरे तेरी किस्मत में होता तो अभी तक हो जाता। अब तो मैं तुझे इस घर से निकालकर अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। उस मनहूस को मैं आज ही घर से निकाल दूंगी। अब चल निकल जा मेरे घर से, मनहूस। माँ जी, प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए। बाहर तेज बारिश हो रही है, रात काली है। मैं सुबह अपने माँ के घर चली जाऊंगी। नहीं, आज और अभी ही निकल जा। इस मनहूस काली रात में जा। शायद इसी अंधेरी रात में तुम हमारी जान छोड़कर चली जाओगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा है, ऐसा मत कीजिए। आप राहुल को क्या जवाब देंगी? बस मैंने कहा, जुबान बंद कर और निकल जा इस घर से, वरना अभी तुम्हें गांव वालों से घसीट कर निकाल दूंगी। गीता की सास ने अपनी बहू को उस काली रात में घर से बाहर निकाल दिया। उसे इतनी भी मोहलत नहीं दी कि एक रात ठहरने दे देती। गीता उदासी और टूटे दिल के साथ घर से बाहर चली गई थी। अब मैं राहुल को कोई कहानी बना दूंगी, कहूंगी कि वो गांव के लड़के के साथ भाग गई। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। गीता उदासी के साथ गांव के सुनसान रास्ते पर अकेले कदम बढ़ा रही थी। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। हर तरफ अंधेरा और बिजली की गरज थी। गीता चलते चलते अब वहां के ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन या बस का इंतजार करने के लिए रुक गई। माँ जी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मुझे इस रात को घर से निकाल दिया। मेरा क्या कसूर था? सुबह तक तो मोहलत दे देती। एक रात की तो बात थी। गीता ने वहां बहुत इंतजार किया कि कोई ट्रेन या बस आ जाएगी, लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नहीं आया। फिर गीता ने सोचा कि पैदल ही वहां से चल दूंगी, शायद कोई गाड़ी या कोई जगह मिल जाए, क्योंकि बारिश अब बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और ऊपर से ना कोई ट्रेन मिल रही है, ना कोई बस और न ही कोई और सवारी। अब मैं इस काली रात में आखिर कहाँ जाऊं? अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। गीता अब बस चलते ही जा रही थी और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलते चलते उसे दूर एक ढाबा दिखाई दिया तो वो वहां चली गई। उस ढाबे के अंदर सिर्फ एक भूरा आदमी बैठा था। गीता अंदर जाकर उदास आंखों के साथ बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि उसके घर में तो सिर्फ उसकी बीमार भूरी अम्मा ही थीं। माँ जी ने इतना जुल्म किया है मेरे साथ, मुझे घर से निकाल दिया। आखिर मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसको बताऊं? अगर मेरे अब्बा या भाई होते तो मैं आज यहाँ सड़क पर यूं ख्वार न होती। अम्मा वैसे भी बीमार हैं। अगर मैं इस हालत में घर जाऊंगी और उन्हें ये बताऊंगी कि मुझे तो घर से ही निकाल दिया गया है, वो तो ये सुनकर ही मर जाएंगी। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान और उदास क्यों हो? और ये इस रात में इतनी तेज बारिश में, वो भी अकेली यहां क्या कर रही हो? उस चाचा की ये बात सुनकर गीता खुद पर काबू न रख सकी और उसे अपने घर की सारी कहानी बताने लगी कि किस तरह बेरहमी से उसे घर से निकाल दिया गया था। बेटी, तुम्हारे साथ तो यह बहुत बुरा हुआ है। देखो, जैसे उसने किसी और की लड़की के साथ किया है, कल उसकी अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन बेटी, एक बात बताऊं तुम्हें, आज इस रात
इस तेज बारिश में यहां नहीं आना चाहिए था। तुम अपने घर वालों को बुला लेती या उनके पास चली जाती। चाचा जी, लेकिन किसको बताऊं? मेरे घर में सिर्फ एक बीमार माँ है और ऐसी हालत में अचानक उनके पास कैसे जाऊं? वे तो मर ही जाएंगी। इसलिए पहले मेरी हालत थोड़ी ठीक हो जाने दीजिए। मैं सुबह उनके पास चली जाऊंगी। वो बात तो ठीक है बेटी, लेकिन क्या तुम जानती हो, इस बरसाती रातों में अकेली औरतें बाहर नहीं निकलती। कहते हैं कि यहां के हर कोने में कुछ परछाइयां घूमती रहती हैं जो अपना शिकार ढूंढती हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा ले लेती हैं। चाचा जी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ और ऊपर से आप ऐसी बातें न करें। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। कौन जाने कोई ठिकाना या कोई टैक्सी मिल ही जाए। लेकिन बेटी, थोड़ा सब्र कर लो, बारिश तो थम जाएगी। इतने रात को अकेले कहां जाओगी? बस चली जाऊंगी, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगी। और बारिश वैसे भी इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। अच्छा, मैं जा रही हूँ चाचा जी। गीता उदासी के साथ वहां से जाने लगी। चाचा ने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बेचारी गीता को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। और अब चलते चलते गीता एक सुनसान जगह पर पहुंची जहां चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। वो वहां रुक गई और दूर से ही चारों ओर का मंजर देखने लगी। उसे दूर उस वीरान जगह पर सिर्फ एक अजीब सा पुराना घर दिखाई दिया। वहां बस वहीं एक घर बना था और उसके आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। बारिश और तेज होती जा रही थी। हवा चीखों जैसी आवाजें निकाल रही थी और आसमान में बिजली की बहुत तेज आवाजें गूंज रही थीं। ये इतनी सुनसान जगह में बस एक ही घर है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो भी हो, मुझे अब जाना ही होगा उस घर में। इस बारिश से बचने के लिए मुझे मदद मांगनी ही पड़ेगी। क्या पता वहां कोई अच्छी फैमिली रहती हो। ये कहकर गीता ने उस घर में जाने का फैसला किया और वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक पीछे से किसी औरत की आवाज आने लगी। मेरी छोटी बेटी को किसी ने देखा है, वो कहाँ चली गई? कोई तो बताओ। ये सुनकर गीता रुक गई और पीछे मुड़कर कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा है। क्या ये घर आपका है? यहाँ इस घर में कौन रहता है? वहां जो बूढ़ी औरत थी वो गीता के सवाल का जवाब दिए बगैर ही वहां से जाने लगी और अचानक जोरदार बिजली की कड़क आई, जिससे गीता और भी डर गई और घबरा कर दोबारा उस बूढ़ी औरत को आवाज लगाने लगी। अम्मा जी, आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। क्या ये आपका घर है? और अगर ये आपका ही घर है तो क्या आज रात के लिए मुझे यहाँ रुकने दे दें? मैं बहुत मजबूर हूं। बरसात की ये काली रात है। कहाँ जाऊंगी मैं? बस सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, ये मेरा घर है और ठीक है, तुम यहाँ एक रात गुजार लो, मुझे कोई मसला नहीं। चलो अंदर आ जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है। वो बूढ़ी औरत ने गीता को अंदर आने की इजाजत दे दी थी और गीता को अब थोड़ा इत्मीनान हुआ कि रात गुजारने के लिए उसे छत तो मिली। बारिश तो वैसे भी पूरी रात ही होने वाली थी। गीता उस बूढ़ी औरत के पीछे जाने लगी। वो औरत आगे आगे जा रही थी और गीता पीछे पीछे। गीता अंदर जाकर वहां पर बिस्तर पर बैठ गई। वो चलते चलते बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे अब एक बात बहुत अजीब लगी। उसने जब घर की तरफ देखा तो उसके जहन में एक सवाल आया कि इतने बड़े घर में सिर्फ वो बूढ़ी औरत ही रहती थी और वो भी अकेली। और इतना सोचते सोचते वो बूढ़ी औरत हाथ में एक कप लेकर मेरे पास आई और वहां रखकर कहने लगी, चाय पी लो, ठंड में अच्छा लगेगा, तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम आ जाएगा। चाय पीकर गीता को चाय का जायका बहुत अजीब सा लगा, लेकिन गीता ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसकी आंखों के सामने ही बैठी थी। माहौल को बदलते हुए गीता ने बात को घुमाया। आपने मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछा था। आपका बेटा कहाँ है? और इस इतने बड़े घर में सिर्फ आप ही रहती हैं? आपके पति और घर वाले कहाँ हैं? उसने गीता के सवाल पूछते ही
उसे अजीब नजरों से देखना शुरू किया, जैसे गीता का ये सवाल उसे बहुत बुरा लग गया हो। इस घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं और कोई नहीं रहता यहाँ। मेरा बेटा इस बारिश में भीगने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था, लेकिन बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए बाहर चली गई थी। ये कहते ही वो गीता को दोबारा घूरने लगी और चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। वो बूढ़ी अम्मा वहां से उठकर अंदर रसोई में जाने लगी। उस हल्की रोशनी में बारिश की आवाजें बहुत तेज आ रही थीं और पूरा माहौल डरावना हो चुका था। गीता को अंदर से कुछ अजीब सी खटपट की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें सुनते ही गीता डरते डरते देखने के लिए रसोई की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा कुछ पका रही थी, लेकिन गीता को देखते ही वो थोड़ी अजीब सी हो गईं और कहने लगीं, खाना पका रही थी। मेरा बच्चा आकर बहुत भूखा होगा, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। अच्छा, तुम जरा बाहर जाकर मेरे बच्चे को आवाज तो दे दोगे? वह यहीं घर के पास ही होगा। लेकिन अम्मा जी, मैं तो जब बाहर थी तब वहां कोई भी नहीं था। मैंने तो किसी बच्चे को नहीं देखा। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। मेरा बच्चा यहीं घर के पीछे पास में ही खेल रहा था। तुम जाओ, जाकर उसे आवाज दो, बोलो कि खाना मिल गया है, अब जल्दी आ जाओ। गीता उस भूरे औरत से आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने गुस्से में कहा, अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी जाओ और मेरे बच्चे को बुलाकर लाओ। जल्दी जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा, उसे भूख लगी है कब से। उसकी आवाज इस बार बहुत ही भारी और अजीब सी डरावनी थी। गीता बात सुनकर बहुत डर गई और बाहर जाने लगी। अब वहां का माहौल बहुत ही डरावना हो चुका था। गीता बाहर गई। बाहर जाकर आसमान में बिजली के कड़कने की आवाजें आ रही थीं और बाहर जाकर जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वहां कुछ लोग जमीन पर मरे हुए पड़े थे। उनके सर कटे हुए थे और कटे हुए लोगों के पास एक अजीब सी चीज बैठी थी। उसे देखकर गीता के पसीने छूटने लगे। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। आंखें अजीब, कान बड़े और पैर तो बिल्कुल ही अजीब थे। यह सब देखकर गीता की आवाज बंद हो गई और तभी पीछे से गीता को उस भूरे औरत की आवाज आने लगी। क्या मेरे बच्चे को तुमने देख लिया? खाना ठंडा हो रहा है, अभी तक तुम लोग अंदर क्यों नहीं आए? आ जाओ ना अंदर। गीता ने जब पीछे से वो आवाज सुनी और मुड़कर देखने लगी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां अब वो भूरे अम्मा अपने असली रूप में आ गई थीं। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर आई हों। उनका पूरा जिस्म खूंखार और डरावना हो गया था। माहौल बिल्कुल ही भयावह हो चुका था। अब गीता के पीछे वो अजीब सी चीज थी और आगे वो बूढ़ी अम्मा। बीच में फंसी गीता की सांसें रुकने लगीं। हमें भूख लगी है, इधर कोई नहीं आता, इसीलिए जो भी गलती से यहाँ आ जाता है वो फिर अपना सर हमें दे देता है और हम उसका खाना खाते हैं। ये कहकर वो बूढ़ी औरत, जो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी, यानी चुड़ैल थी, खून से भरी आंखों से गीता को घूरने लगी। गीता को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन ही जम गई थी और तभी एक तरफ से वो बूढ़ी चुड़ैल और दूसरी तरफ से वो अजीब सी मखलूक, दोनों धीरे धीरे गीता की तरफ बढ़ने लगे। उनके हर कदम की आवाज मानो मौत की दस्तक दे रही थी। गीता की सांसें तेज हो चुकी थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जब वो दोनों बिल्कुल करीब आ गए तभी गीता के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसी पल आसमान में बिजली कड़की, जिसकी गूंज से पूरा इलाका हिल उठा और उसके बाद बस सन्नाटा। अब गीता भी उनका शिकार बन चुकी थी। उन कटे हुए सिरों के बीच अब उसका सिर भी रखा हुआ था। उस भयानक रात में उस सुनसान जगह पर एक और बेकसूर जान अपनी मौत का शिकार बन गई थी। बाहर अब भी बारिश जोरों से बरस रही थी और आसमान में बिजली की गर्ज जैसे उस रात की दहशत को बयान कर रही थी।